आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे जानने वाले हैं। एक प्रश्न जो प्राय हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में हमेशा अराइज होने वाला एक क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में भी एसिड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा एसिड है वो? आमाशय की जो बाह्य भित्ति है या बाहरी दीवार है, ये 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पे जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स कौन सी आती है? दैट इज दी चीफ सेल। गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स, मैं मारुति नंदन सिंह आप सभी बच्चों का डॉक्टर्स पॉइंट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे जानने वाले हैं। एक प्रश्न जो प्राय हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में हमेशा अराइज होने वाला एक क्वेश्चन, जिसमें यह क्वेश्चन आता है कि पेट में अम्ल कैसे बनता है। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी में भी एसिड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा एसिड है वो? तो HCl एसिड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो हमारे आमाशय में या हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सामान्य तौर पर या मानव के शरीर में इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सामान्य तौर पर इस अम्ल का निर्माण कहां पर होता है और किस प्रकार से होता है। तो चलिए इसे जानते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर में यहां पे अम्ल का निर्माण होगा या एसिड का फॉर्मेशन होता है। हमारा आमाशय या स्टमक लगभग देखने में इस तरीके से दिखाई देता है, बिल्कुल लगभग इस तरीके से हमारा स्टमक या आमाशय दिखाई देता है। अब हमारे आमाशय के बारे में अगर हम जाने तो ह्यूमन स्टमक जो है या हमारा आमाशय, जिसे हम आमाशय कहते हैं, स्टमक, हालांकि हम हमेशा इसे सामान्य तौर पर पेट समझ बैठते हैं, लेकिन पेट आमाशय नहीं है। पूरा एब्डोमिनल रीजन जिसमें कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो पूरा भाग पेट कहलाता है या एब्डोमिन कहलाता है। हमारे पूरे एब्डोमिनल रीजन में एक पर्टिकुलर भाग है जिसे स्टमक या आमाशय कहा जाता है। तो स्टमक की अगर बात किया जाए या बेटा आमाशय की बात किया जाए, तो आमाशय के अंदर ही इस अम्ल का निर्माण होता है या इस एसिड का फॉर्मेशन होता है। आमाशय है क्या? तो आमाशय सामान्य तौर पर एक तरीके का जे शेप्ड ऑर्गन है। याद रखिएगा, इसका आकार अगर आप देखें तो इसका आकार बिल्कुल जे, इंग्लिश अल्फाबेट में जैसा हम जे बनाते हैं, बिल्कुल आप देखिए जे शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी जे आकार की एक संरचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे पूरे पाचन तंत्र में जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसे आहार नाल कहा जाता है, उसी आहार नाल का ही ये रूपांतरण है। यानी ये किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड नहीं है, बल्कि आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मानव आहार नाल का ही रूपांतरित भाग है आमाशय, जो कि सामान्य तरीके से एक तरीके का मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर यानी एक प्रकार की मांसल संरचना है। तो एक प्रकार की मांसल जे आकार की संरचना है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का रूपांतरण है। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारे आमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, यहां पे एक पाइप जैसी संरचना दिख रही है, इसे कहा जाता है एसोफेगस। इसे कहेंगे एसोफेगस, हिंदी में इसे कहा जाता है ग्रास नली। तो वास्तव में ग्रास नली या एसोफेगस का ही आखिरी भाग मॉडिफाइड हो जाता है या रूपांतरित हो जाता है एक बड़े से बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे आमाशय या स्टमक कहा जाता है। अब यहां पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे बेटा अगर देखें तो जहां पे एसोफेगस यानी ग्रास नली आमाशय से जुड़ती है, इस भाग में यहां पे एक इस तरीके का मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, सामान्य तौर पर जिसे कहा जाता है एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये काम क्या करता है? तो
तो ये काम करता है कि जो भी फूड कंटेंट या भोज्य पदार्थ हमारे माउथ के थ्रू यहां से एसोफेगस यानी ग्रास नली से होकर के देखिए फूड कंटेंट आ रहा है, भोज्य पदार्थ आ रहा है और ग्रास नली से होकर के आमाशय के अंदर पहुंच रहा है। तो इस भोज्य पदार्थ को जैसे ही ये भोज्य पदार्थ या फूड कंटेंट यहां आता है तो ये स्फिंक्टर खुल जाते हैं और ये भोजन स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन इस फूड कंटेंट का बैकफ्लो ना हो पाए, ये वापस रिटर्न ना जा पाए, इस चीज को रेगुलेट करने का कार्य ये स्फिंक्टर करता है, जिसे कहा जाता है एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसे कहेंगे एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो याद रखिएगा कि एसोफेजियल स्फिंक्टर कहां पाया जाता है? तो बेटा एसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है कहां पे? ग्रास नली और आमाशय जहां पे जुड़ते हैं उनके एडजेसेंट पॉइंट में उपस्थित होता है। यानी ग्रास नली और आमाशय अर्थात एसोफेगस और स्टमक जहां पे कनेक्ट होते हैं उनके एडजेसेंट पॉइंट में ही यहां पर पाया जाता है ये स्फिंक्टर। अब यहां पे आमाशय की अगर बात किया जाए तो ये आमाशय का आउटर वॉल स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप यहां पे ये आमाशय का आउटर वॉल स्ट्रक्चर है, बाहरी भित्ति है, आउटर वॉल या जिसे आप कह सकते हैं बाह्य भित्ति। आमाशय की संरचना में सबसे बाहरी आवरण जो है या बाह्य भित्ति आउटर वॉल कहलाता है। इस आउटर वॉल को अगर कट करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें 4 परतें उपस्थित होती है, 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि आमाशय की जो बाह्य भित्ति है या बाहरी दीवार है ये 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। और बिल्कुल सही बात है कि इसमें 4 लेयर्स उपस्थित होती है या 4 परतें उपस्थित होती है। यानी ये 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 4 परतीय संरचना है बेटा। और ये 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि कौन कौन सी 4 लेयर्स उपस्थित होती हैं। तो इसमें जो सबसे बाहरी परत है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर वाली परत को कहा जाता है बेटा सेरोसा। सबसे बाहरी परत को कहा जाता है सेरोसा। यानी ये सबसे बाहर वाली परत जो आपको दिख रही है ये सेरोसा है, इट इज सेरोसा। उसके बाद दूसरी लेयर, उसके ठीक बाद वाली लेयर को कहते हैं मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस यानी ये सेकेंड लेयर जो आपको दिख रही है दिस इज मस्कुलैरिस, तो इसे मस्कुलैरिस कहा जाएगा। इसके बाद जो तीसरी परत है यानी थर्ड लेयर है इट इज सब म्यूकोसा, इसे कहेंगे सब म्यूकोसा। यानी ये थर्ड लेयर जो है ये सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा। और इसके बाद फोर्थ लेयर दैट इज इनर मोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक परत। आमाशय की भित्ति संरचना में सबसे आंतरिक परत या सबसे अंदर वाली लेयर जो है उसे कहा जाएगा म्यूकोसा, उसे कहते हैं म्यूकोसा। यानी ये सबसे अंदर वाली लेयर बेटा जो है दिस वन इज म्यूकोसा। नीट में यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। इसे म्यूकोसा लेयर कहा जाएगा या म्यूकोसा परत कहेंगे सामान्य तौर पर। अब देखते हैं कि किस तरीके से अम्ल का निर्माण, जिसे मैंने HCl कहा, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण यहां पे कैसे होगा और आमाशय के किस परत में या किस भाग के द्वारा उस अम्ल का निर्माण होता है। तो आइए इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर हम मूव करते हैं। देखिए अब यहां पे अगर देखा जाए तो मैंने एग्जैक्टली अभी आपको जो बताया इस कॉन्सेप्ट पे अगर आए तो मैंने 4 लेयर्स आपको बताई हैं। अब एग्जैक्टली स्टमक के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो यहां पे नंबर ऑफ सेल्स उपस्थित होती है। सामान्य तौर पर हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं जिन्हें जठर ग्रंथियां कहा जाता है। आमाशय की संरचना में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। और बेटा इन्हीं ग्रंथियों में 4 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। 4 प्रकार की कोशिकाएं इन ग्रंथियों में उपस्थित होती हैं जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण करने का कार्य करती हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे इन नंबर ऑफ सेल्स के बारे में एग्जैक्टली।
तो यहाँ पे जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स कौन सी आती है? दैट इज द चीफ सेल. चीफ सेल. And actually chief cell is also known as the peptide cells और peptic cells. तो इसे peptic cell भी कहा जाता है. peptic cells. इसके बाद दूसरे प्रकार की कोशिकाएं चीफ सेल या पेप्टिक सेल के अलावा सेकेंड टाइप ऑफ सेल जो आता है दैट इज दी ऑक्सिंटिक सेल्स. ऑक्सिंटिक सेल्स जिन्हें ऑक्सिंटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है. ऑक्सिंटिक कोशिकाओं को पैरिएंटल सेल भी कहा जाता है. इन्हें पैरिएंटल सेल भी कहा जाता है. एंड दी थर्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड और आवर स्टमक. हमारे आमाशय में जो तीसरे प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहते हैं म्यूकस सेल्स. म्यूकस सेल्स या सामान्य तौर पर इन्हें श्लेष्म कोशिकाएं भी कहा जाता है. म्यूकस सेल्स या श्लेष्म कोशिकाएं भी इन्हें कहा जाता है. एंड इसके अलावा फोर्थ टाइप का सेल बेसिकली जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोसेल्स. तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं. अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर. तो यहां पे अगर चीफ सेल की बात किया जाए तो चीफ सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो एग्जैक्टली जो चीफ सेल्स हैं उनका मुख्य कार्य यह है कि हमारे आमाशय में जो अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस बनते हैं उन पाचक रसों का निर्माण करने का कार्य ये कोशिकाएं करती हैं चीफ सेल्स. यानी चीफ सेल्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है या सेक्रेशन होगा? तो यहां चीफ सेल्स के द्वारा होगा सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो पाचक एंजाइमों का स्राव या निर्माण करने का कार्य करती है कौन? चीफ सेल्स करती हैं. और कौन कौन से बेटा पाचक एंजाइम है अगर बात किया जाए तो यहां पे मुख्य रूप से 2 पाचक एंजाइम्स बनते हैं. एक को कहा जाता है पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन का निर्माण होगा. और इसके अलावा दूसरा प्रोरेनिन. इन 2 एंजाइम्स का निर्माण यहां पे होगा चीफ सेल्स के द्वारा. ऑक्सिंटिक कोशिकाओं को अगर देखें हम तो ऑक्सिंटिक कोशिकाओं का काम क्या है? तो HCl जो आपका प्रश्न था हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का निर्माण ऑक्सिंटिक कोशिकाएं या पैरिएंटल सेल्स करती हैं. तो यहां पे याद रखेंगे कि हमारे आमाशय में उपस्थित ऑक्सिंटिक कोशिकाएं या पैरिएंटल सेल्स जो है किसका फॉर्मेशन करेंगी? तो HCl का फॉर्मेशन करती हैं. सेक्रेशन ऑफ HCl यानी हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण ऑक्सिंटिक कोशिकाओं के द्वारा या पैरिएंटल कोशिकाओं के द्वारा होता है. इतना ही नहीं बेटा, एक तरीके का फैक्टर भी इनके द्वारा बनता है जिसे कहा जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर. और ये बेटा पूछा गया था ये क्वेश्चन, इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर का निर्माण भी इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर किसे कहते हैं? तो इंट्रिंसिक फैक्टर सामान्य तौर पर ऐसे घटक हैं जो विटामिन B12 का अवशोषण कराने का कार्य करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. तो याद रखिएगा इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करेंगे? तो यहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करने का कार्य करते हैं. इन दोनों का निर्माण ऑक्सिंटिक कोशिकाओं में होता है. जबकि अगर अब हम म्यूकस कोशिका की बात करें तो म्यूकस कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? तो म्यूकस का स्राव करती हैं. सेक्रेशन ऑफ म्यूकस. म्यूकस का स्राव करने का कार्य करती हैं. म्यूकस जिसे बेटा हिंदी में श्लेष्म कहा जाता है. म्यूकस या श्लेष्म की खास बात क्या है? तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है
कि अगर हम नॉनवेज खाते हैं, मांसल चीजों को आप भक्षण करते हैं, तो सारी चीजें, जब भी हम चिकन मटन खाते हैं, वो सारी चीजें हमारे आमाशय में जाने के बाद डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ एंजाइम है जो इसे डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। लेकिन अभी तो हमने देखा कि हमारा आमाशय भी मांसपेशियों का बना हुआ है, मांसल संरचना है, तो फिर वो एंजाइम उसका डाइजेशन क्यों नहीं करते? उसका कारण है म्यूकस की उपस्थिति, क्योंकि म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती हैं, और म्यूकस की खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के एसिड, बेस या एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ द एसिड, बेसिस एंड एंजाइम्स। तो इसी कारण से हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आमाशय को एग्जैक्टली प्रोटेक्ट करने का कार्य भी कहीं ना कहीं म्यूकस कोशिकाएं करते हैं। सो वी हैव टुडे क्लैरिफाइड इट कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे अम्ल का निर्माण हमारे आमाशय में कहां पे होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। आगे बने रहें, आगे के डेटा को जानने के लिए अलग अलग टॉपिक्स के बारे में ऐसे हम लोग अपनी अलग अलग लेक्चर्स में, वीडियोस में टॉक करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चों को जय हिंद।